सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल ESC एजुकेशन फॉर ऑल, इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग CDP चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और यहाँ पर मैंने जो भी फैक्ट्स रखे हुए हैं वो सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज से हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण इसके वीडियो भी देखेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे आज से ये वीडियो भी अपलोड होना शुरू हो गए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षा एवं मनोविज्ञान। और जो शिक्षा एवं मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत पहला टॉपिक जो है वो है शिक्षा। शिक्षा क्या है, तो बात करते हैं यहाँ पर। शिक्षा की उत्पत्ति, जो शिक्षा शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुई है। शिक्ष में यहाँ पे हलंत रहेगा। शिक्ष का अर्थ है सीखना एवं सिखाना, अतः शिक्षा का अर्थ है सीखने की क्रिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम शिक्षा शब्द की बात करें तो वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसमें आ प्रत्यय लगाने पर ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है शिक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे शिक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना। तो इस तरीके से हम शिक्षा का अर्थ संस्कृत भाषा के हिसाब से कह सकते हैं कि सीखने की क्रिया। और होता भी है, शिक्षा में हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी कार्य को सीखते ही हैं, चाहे वो जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो या भाग करना हो। ठीक है, चाहे हम वर्णमाला को सीखें, इस तरीके से शब्द बनाना सीखें, वाक्य लिखना, बोलना, पढ़ना सीखें, ये सब हम सीखते ही हैं। तो इस तरीके से शिक्षा का हिंदी में या संस्कृत भाषा में जो अर्थ होगा वो होगा सीखने की क्रिया। अब बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड शब्द के बारे में। मतलब शिक्षा को इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है, एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा शब्द के लिए इंग्लिश में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के जो शब्द है एजुकेटम, इससे बना हुआ है। जबकि एजुकेटम जो ये शब्द, ये खुद इसी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब जो वो दो शब्द हैं वो हैं ई प्लस ड्यूको, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। तो इस प्रकार से एजुकेशन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ अंदर से आगे बढ़ना। मतलब ये कि हम जब भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा हमें क्या करती है, हमें हमेशा प्रेरित करती है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम शिक्षित हैं तभी हम कोई कार्य अच्छे ढंग से, नियोजित तरीके से हम उसको व्यवस्थापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो शिक्षा शब्द है, ये पूछा गया क्वेश्चन था कि जो एजुकेशन शब्द है वो किस भाषा का है, तो वो इंग्लिश का है। और किस भाषा से लिया गया है, तो वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, एजुकेटम से। एजुकेटम खुद दो शब्दों से बना हुआ है, ई प्लस ड्यूको से, जिसमें से ड्यू का अर्थ ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना, मतलब अंदर से प्रेरित होकर, स्वप्रेरित होकर आगे बढ़ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जो हमने यहाँ पे एक और पॉइंट बना के रखा है शिक्षा के लिए, तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय सामाजिक, समझौतावादी, राजनीतिक एवं प्रकृतिवादी विचारक जीन जैकस रूसो, इम्पोर्टेंट नाम है। और यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट दोनों एग्ज़ाम में बना हुआ है। तो पहली चीज़ तो हम बात कर लेते हैं रूसो की, कि रूसो कौन थे। तो रूसो क्या थे, एक तो वो समझौतावादी राजनीतिक थे। दूसरी मेन चीज़ जो है ये पूछा गया था कि रूसो किस वाद से संबंधित हैं या किस दर्शन से संबंधित हैं, या रूसो को क्या कहा जाता है, तो उनको प्रकृतिवादी दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है, इनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है एमिल, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि एमिल किसकी रचना है। ठीक, एमिल के माध्यम से शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की शिक्षा की ओर आकृष्ट किया गया। मतलब जब ये पुस्तक लिखी गई
तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद शिक्षा छात्रियों को एहसास हुआ कि क्यों ना बालकों की शिक्षा पर कुछ विशेष ध्यान दिया जाए। तो इस तरीके से जीन जैकस रूसो जो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे। इन्होंने एक कथन कहा था कि आप व्यक्ति को, क्योंकि ये प्रकृतिवादी समर्थक थे, तो इन्होंने कहा था कि बालक को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, बालक को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, और जब आप उसको स्वतंत्र छोड़ देंगे तो प्रकृति उसे खुद जीना सिखा देगी। जिसका एक अच्छा सा उदाहरण दिया था इन्होंने कि यदि बालक लालटेन या आग को, ठीक है, या किसी भी गर्म वस्तु को छू लेता है तो वो उससे जल जाता है, इससे उसको दर्द का अनुभव होता है, लेकिन बाद में जब वो उस तरीके की चीज़ देखेगा तो उसको टच नहीं करेगा। तो इस तरीके से प्रकृति ने उसको क्या सिखा दिया कि आपको गर्म वस्तुओं को ऐसे टच नहीं करना। तो प्रकृति ने स्वतः बालक को सिखाया, इसीलिए प्रकृतिवादी समर्थक थे और इन्होंने यही कहा था कि आप बालक को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो खुद सीख जाएगा। ये तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब लाइनें थी शिक्षा के बारे में, और ज़्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। जो चीज़ें पूछी गई हैं वही मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। शिक्षा व्यक्ति की उम्र योग्यताओं के विकास का नाम है, जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। तो ये परिभाषा किसकी थी? जॉन डीवी की। आगे बात करते हैं शिक्षा से संबंधित परिभाषा है कि शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे कि वह अपने उच्चतम योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। मानव जीवन में मौलिक योगदान दे सके। ये परिभाषा है टीपी नन की। मानव शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। ये पेस्टोलॉजी ने कहा। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाया जाता है। तो ये कथन है फ्रॉबेल का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग मनोविज्ञान। शिक्षा के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन थे वो हमने आपको बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान। इंग्लिश में इसको कहा जाता है साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों साइकी तथा लॉगस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है अध्ययन। अतः साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन है। तो ये कथन जो है ये शुरुआत का है जब दर्शन शास्त्रियों के अनुसार, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये कथन जो इन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन, भाई पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन किसने माना है, तो वो जो थे वो दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने माना है। ठीक, शुरुआत में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाता था, फिर बीच में इसको मन का विज्ञान माना गया और अंततः यह व्यवहारवादी हो गया। वही ये कथन पूछा भी गया था कि मनोविज्ञान को पहले आत्मा का फिर मन का विज्ञान माना जाता था, लेकिन अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बन गया। तो आज हम जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें किसी भी बालक के, क्योंकि हम लोग हर चीज़ बालक से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो आज जो मनोविज्ञान है वो बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में है। मतलब ये है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो ये रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा। कहने का तात्पर्य ये है कि मनोविज्ञान की वजह से ही आज हम बालक को सेंटर में रख के, ठीक है, आज जो भी अध्ययन करते हैं हम बालक को सेंटर में रख के करते हैं। हम कुछ भी अपने मन से नहीं पढ़ाते हैं, हम बालक की योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी आयु उम्र के अनुसार ही बालक को पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। फिर आगे आते हैं। अगला जो पॉइंट है, आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता विलियम वुंट को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में पूछा गया था और पूछा जा सकता है। वुंट कहाँ के दार्शनिक थे? वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दोनों थे। इन्होंने 1861 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक विज्ञान का पिता माना जाता है।
ये पूछा भी जाता कि प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, वो विलियम वुंट ने की थी। कब की थी? 1861 में। अब यहाँ पर हमने मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाएं रखी हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं। वाटसन महोदय ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मैकडूगल ने कहा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो अगर हम इन दोनों लोगों को अभी कॉमन कर लें, अभी आगे भी मिलेगा हम लोगों को, तो हर चीज़ देखो कॉमन है इसमें, व्यवहार। तो मनोविज्ञान पूर्णतः व्यवहार का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ये देखिए, व्यवहारवादी ये भी थे और इन्होंने भी व्यवहार की ही बात की मनोविज्ञान के विषय में। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। आगे परिभाषा, बस मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं परिभाषा रखी हुई है। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि शिक्षा के बारे में पढ़ लिया, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ लिया। अब जब हम शिक्षा और मनोविज्ञान इन दोनों को जोड़ देते हैं तब हमें प्राप्त होता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो सीधे पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों शिक्षा एवं मनोविज्ञान से मिलकर बना है। इसमें जहाँ शिक्षा का संबंध अध्ययन अध्यापन से है, जाहिर बात शिक्षा में हम पढ़ाई लिखाई यही सब करते हैं, वहीं मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो भाई शिक्षा में हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं और मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है, और जब हम दोनों को एक साथ मिला देते हैं शिक्षा मनोविज्ञान एक नया टॉपिक बनता है। तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। पूछा जा सकता है या क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है, तो वहाँ पे आपको विकल्प दे सकता है, जिसमें एक विकल्प ये भी हो सकता है कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। कई सारे विकल्प बना सकता है, शिक्षा का व्यवहारिक अध्ययन, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, ए और बी दोनों, या ए और बी दोनों नहीं, तो कोई ऐसे भी ऑप्शन बन सकता है। तो हमें यही याद रखना कि जब भी शिक्षा मनोविज्ञान की एक साथ बात की जाएगी तो उसमें हम बात करेंगे शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ। अब शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक काल में 1889 से जी स्टैनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इस सेंटेंस को कि शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टैनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। तो बन सकता है क्वेश्चन कि शिक्षा का जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका औपचारिक प्रारंभ कब से हुआ है? तो 1889 से, और किसके प्रयासों से हुआ है? स्टैनले हॉल की जो प्रयासों से। इसी कारण से स्टैनले हॉल को शिक्षा मनोविज्ञान का अन्वेषक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट रखे हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे माना जाता है, या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तब वो हो जाएंगे आपके थांडाइक महोदय। ठीक है, लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान का अन्वेषक किसे कहा जाता है, तो अन्वेषक हम मानते हैं स्टैनले हॉल को। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, आंसर अभी आगे मिल जाएगा। फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्यापक एवं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थार्डाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। बढ़िया सा क्वेश्चन है कि पहले तो यही क्वेश्चन बन जाएगा, इस लाइन में कई सारे क्वेश्चन बनेंगे कि अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थार्डाइक ने दिया। और थार्डाइक किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, क्योंकि अब ट्रेंड में इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं। मनोवैज्ञानिक कहाँ से संबंधित हैं, किस देश में पैदा हुए, किस विश्वविद्यालय में उन्होंने टीचिंग की, अब यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं। ठीक है, फिर आगे है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो वो भी कौन थे? थार्डाइक महोदय ही थे। आगे वही क्वेश्चन है
कि थार्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, इनकी ये पुस्तक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, हिंदी में कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, में अधिक व्यवस्थित ढंग से है यहाँ पे, अधिक व्यवस्थित ढंग से इस जगह पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान पर चिंतन प्रारंभ किया। थार्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित उनकी पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। इस पुस्तक में व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान पर चिंतन प्रारंभ किया था, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके के जो लाइनें हैं वो आपके सीटेड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे व्यवहारिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे है, बालकों को सीखने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति की आवश्यकता होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर आप बालकों को सिखाना चाहते हैं तो पहले आप उसके लिए क्या करें, उस प्रकार के उसके अनुकूल वातावरण का सृजन कीजिए। समझ में आई बात? जैसे आप बालकों को संगीत वगैरह सिखाना चाहते हैं तो आप पहले उसको संगीत के विषय में बताएं, कुछ संगीत सुनाएं या फिर क्लास में संगीत का माहौल बनाएं। 2-4 बच्चों से जो अपना सक्षम है उनको उनसे गाना गवाएं, इस तरीके से क्रियाकलाप द्वारा, ठीक है, उनसे गाना गाने के लिए उसको उत्साहित करें। और वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहली चीज़ जो आवश्यक है कि आप उसके लिए पहले तो उसके लिए उस तरीके के वातावरण का सृजन करें, उसके बाद उसको प्रोत्साहित करें सीखने के लिए कि हाँ, जैसे कोई कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पहले ही हथियार डाल देते हैं कि सर ये हम नहीं सीख पाएंगे। तो हम भाई शिक्षक हैं तो हमारा काम क्या है, हमें उनको मार्ग दिखाना है, ठीक है, हमें उस बच्चे को मार्ग दिखाना है, उसकी सहायता करना है। हमें ये नहीं कहना कि हाँ ठीक है तुम नहीं सीख पाओगे, चलो बैठो कोई बात नहीं। हम उससे कहेंगे आप सीख कैसे नहीं सकते। हम कंपेयर करके भी कह सकते हैं कि देखिए आपके बगल वाला बालक, उसको कुछ नहीं आता था, आज उसने मेहनत की और आज वो सीख गया, तो आप भी मेहनत कीजिए तो आप भी सीख जाएंगे। तो ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? ये सब आ रहा है अधिगम के लिए बालक को प्रोत्साहित करने के अंतर्गत, ठीक है। और बाकी अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति की आवश्यकता तो होती ही होती है। अगर बच्चे को पढ़ाना है और बगल साइड में डीजे बज रहा हो तो क्या आप पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अधिगम परिस्थिति होना बहुत आवश्यक है, पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। उसके बाद उसको आप प्रोत्साहित कीजिए तो बालक पढ़ेगा कैसे नहीं, ज़रूर पढ़ेगा वो। फिर आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता 20वीं शताब्दी में प्राप्त हुई। ये फैक्ट है, आप लर्न कर सकते हैं इसको ऐसे ही कि शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब उभर के आया, तो वो आया 20वीं शताब्दी में। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शायद जहाँ तक मुझे याद है ये सुपर टेट में क्वेश्चन आया हुआ था, या सुपर टेट या टेट में ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। फिलहाल ये 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान ना पूर्ण रूप से कला है और ना ही विज्ञान है, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों का सम्मिलित रूप है ये, ठीक है, दोनों का सम्मिलित रूप, कला और विज्ञान दोनों इसमें सम्मिलित हैं। जैसे हम बात कर लें, अगर हम किसी बच्चे से ड्राइंग बनवाते हैं, ठीक, ड्राइंग में उससे हम कॉर्नर डिज़ाइन बनवाते हैं, साड़ी का किनारा हिंदी में बोला जाता है। तो अब हम उसको क्या कहते हैं, या हमने बच्चे से कह दिया कि आप त्रिभुज में एक आलेख बनाइए, तो बच्चे को पहले तो त्रिभुज बनाना आना चाहिए ना। जब उसको त्रिभुज बनाना आ रहा होगा तभी तो वो बनाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे बात को कि जब तक बच्चा त्रिभुज नहीं बना पाएगा तो आलेख, मान लीजिए वो आलेख बना भी लेता है तो उसको त्रिभुज के अंदर आलेख बनाना है तो पहले तो उसे त्रिभुज बनाना आना चाहिए। तो आलेख जो संबंधित है, जो आप कह सकते हैं जो डिज़ाइनें वगैरह हैं, हम भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं डिज़ाइन बनाने की। मान लीजिए आर्ट हमारी बहुत ख़राब है, इस तरीके से बच्चे को कुछ बनाना है, कमल वगैरह, ठीक। तो अगर उसको ये किससे संबंधित, मेरा बस आप आर्ट मत देखिएगा,
हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये आर्ट से संबंधित है, मतलब ये कला से संबंधित है। अब उसको बनाना है इस चीज़ को त्रिभुज के अंदर, और आपने वहाँ पे नाप भी दे दी कि एक 6 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बनाइए। तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा? अब बच्चे को जब तक पता नहीं होगा समबाहु त्रिभुज है क्या, तो समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो एक त्रिभुज बना रहा है तो उसके हर कोण का एंगल, जो एंगल होगा वो सब 60-60 होना चाहिए। और भुजा 6 सेंटीमीटर, जैसे आपने यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, आप कह दिया कि 6 सेंटीमीटर के त्रिभुज के अंदर एक आलेख बनाइए। तो पहले तो उसको मैथ आनी चाहिए, क्योंकि जब वो त्रिभुज बना लेगा तभी तो आलेख बना पाएगा। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कला और विज्ञान दोनों सम्मिलित हैं, दोनों का ये सम्मिलित रूप है। अब आगे बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, जो सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, से ग्रहण करता है। अगर आप ये परिभाषा लर्न कर लेते तो मेरे ख्याल से शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान इन तीनों टॉपिक को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे? पहली चीज़ तो हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। लो, एक और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, या सामाजिक है, या सांस्कृतिक है। तो शिक्षा पहली चीज़ सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर मनोविज्ञान किससे संबंधित है? व्यवहार से संबंधित है। अब जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है? वो व्यवहार से संबंधित एक सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगी। हम इसको कह सकते हैं कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन है, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। पूछा गया क्वेश्चन है ये परिभाषा पूछी गई थी, यूपी टेट में ही पूछी गई थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान कब से चलता है? ये व्यक्ति के जन्म से शुरू होता है और वृद्धावस्था तक जितना भी बालक या व्यक्ति कुछ भी सीखता है उन सभी अनुभवों का वर्णन करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। आगे बात करते हैं। जेम्स ड्राइवर के अनुसार इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। बड़ी सी परिभाषा है, अच्छे से एक बार आप लोग भी रिवाइज कर लीजिएगा। एलिस क्रो के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं के शैक्षणिक और सीखने को प्रभावित मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोगों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। एक चीज़ और यहाँ पे हम बता दें कि बाल मनोविज्ञान है, या हम आज के आधुनिक समय में इसको बाल विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ जितना भी पढ़ेंगे वो बाल विकास से संबंधित होगा। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ भी पूछी गई थी कि बाल विकास के अंतर्गत हम किस अवस्था से लेकर किस अवस्था तक अध्ययन करते हैं। तो हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। बाकी प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इनका अध्ययन आपने भी नहीं पढ़ा होगा। फिर है बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तथा प्रत्येक बच्चा भिन्न भिन्न योग्यता व क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो इस चीज़ को तो प्रत्येक टीचर को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जितने भी टीचर बंधु हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस कथन को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। उतारने का मतलब इस कथन को समझने का प्रयास कीजिए कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हर एक बच्चे के अंदर कुछ न कुछ अलग चीज़ ज़रूर होती, कोई न कोई भिन्न योग्यता जरूर। दो बालक सदैव एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, इसी को वैयक्तिक भिन्नता बोला जाता है। आगे हम और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हमें ये हर टीचर को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चा एक जैसा नहीं सीख सकता। मान लीजिए राम बहुत अच्छा सीख रहा है, ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि श्याम भी उसी स्पीड में सीखे। तो हमें बच्चे के ऊपर क्रोध नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। राम सीख रहा है, अच्छी चीज़ है, हमें श्याम को इस राम के बराबर लाना है। तो हम इस बच्चे पर तो ध्यान देंगे ही देंगे, इस साथ में श्याम पर कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत
पड़ेगी। हमें पता करना है कि इसके अंदर आखिर ऐसी क्या कमी है जो ये राम के जैसा सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बच्चा इस तभी सीख पाएगा जब शिक्षक का उसके प्रति अच्छा व्यवहार होगा। अब जैसे राम ने बड़ी आराम से क्वेश्चन कर लिया, श्याम नहीं कर पाया और आपने उसको डांट दिया, तो इससे बच्चे के दिमाग पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और वो सीखने से पलायन कर सकता है। ये सारे सब्जेक्ट जो भी टॉपिक हैं ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताते हैं हम लोग, सीधे जो पॉइंट है उन्हीं की बात करते हैं। तो इस चीज़ को हमें दिमाग में हमेशा रखना है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा भिन्न भिन्न योग्यता व क्षमता का प्रदर्शन करता है। फिर आगे बात करते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसको बोला जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का अर्थ व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसके व्यवहार का अध्ययन है। घुमा फिरा के बात वही है। ठीक है, विकास, अब यहाँ पे विकास शब्द आ गया, तो विकास के साथ साथ उसके व्यवहार का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उस शाखा को कहा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसको कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और जब हम CDB की बात करते हैं तो वो हो जाता है चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। मतलब वहाँ पर हम बालक, व्यक्ति की जगह पे हम क्या रख देते हैं, बालक के विकास के साथ साथ उसके व्यवहार का अध्ययन ही चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहलाता है, बाल विकास मनोविज्ञान कहलाता है। फिर जो विकासात्मक मनोविज्ञान है इसके 3 लक्ष्य हैं। पहली चीज़ विकास का वर्णन करना, उसको समझना और उसका अनुकरण करना। आगे आते हैं, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे थोड़ा हट के भी है ये चीज़ें, तो हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो पहली चीज़ शिक्षण ज्ञानार्जन है। जाहिर सी बात है, शिक्षण में हम क्या करते हैं, शिक्षा में एक बच्चा या एक टीचर क्या करता है, वो हमेशा ज्ञान का अर्जन करता है। अर्जन का मतलब हुआ ज्ञान सीखना, ज्ञान को ग्रहण करना। तो इसी तरीके जो शिक्षण प्रक्रिया है वो पूरी ज्ञानार्जन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन बन सकते हैं और कोशिश हमें यही करनी कि जितनी भी लाइनें हम पढ़ें, ठीक है, हम अपने दिमाग में लाएं कि ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो जैसे अब यहाँ से हम अगर बताएं, जहाँ तक मेरे मन में अभी जो भी आ रहा है कि शिक्षण ज्ञानार्जन है, ये कथन हो गया। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षण क्या है, तो ऑप्शन कई सारे आपको दे सकता है, तो एक ऑप्शन वहाँ पे ज्ञानार्जन मिल सकता है। या घुमा के पूछ सकता है शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, शिक्षा ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है। ठीक, फिर शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक है, ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट तो बनता ही है। तो आजकल हम जितना भी अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, हर चीज़ में जो सेंटर होता है वो कौन होता है, वो हमेशा चाइल्ड होता है। ठीक है, जो भी हमें पढ़ना पढ़ाना है हर चीज़ में बच्चे को ध्यान में रखना है। तो जाहिर सी बात है मनोविज्ञान का जो केंद्र होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का, वो कौन होगा, बालक ही होगा। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा। ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछने को तो पूछ ही सकता है। आज के समय में ये लागू नहीं है, ठीक है, आज के समय में ये लागू नहीं है, लेकिन सबसे पहले द्विध्रुवी प्रक्रिया इस क्षेत्र में जो सोचने का विचार किया वो किसने किया, एडम्स ने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसमें आपका एक तो शिक्षक है, एक शिक्षक है और दूसरा कौन है, शिक्षार्थी है। तो ये द्विध्रुवी प्रक्रिया हो, क्योंकि इसमें सिर्फ दो लोग, ये नहीं, एडम्स ने ये कहा था कि पहले नंबर पे आता है शिक्षक और फिर आता है पाठ्यक्रम। इसको एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक, फिर शिक्षा जो मनोविज्ञान की प्रकृति है वो कैसी होती है, तो हम अभी भी कह चुके कि मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, तो प्रकृति कैसी हो गई, वैज्ञानिक हो गई। ठीक, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का करता है। पहले ये किसका करता था, सबसे पहले आत्मा का अध्ययन माना गया नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे किसको माना गया, मन का अध्ययन माना गया। इसको फिर से लिख देते हैं, पहले नंबर पे आत्मा का अध्ययन। हम बात किसकी कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के, मतलब किसका अध्ययन करता है। तो शुरुआत में इसको माना गया आत्मा का, बीच में इसको माना गया मन का, और अब तीसरे नंबर पे, मतलब जो आज के समय में है,
आज के समय में इसको व्यवहार आज के समय में व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। किस विधि में दूसरों का अध्ययन किया जाता है? निरीक्षण विधि है। सारी विधियां मैं डिटेल में एक बार अलग वीडियो बना के बताऊंगा। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? जेम्स के अनुसार है। शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन एवं नियामक विज्ञान है। तो जाहिर सी बात है, शिक्षा में व्यक्ति अपने आप को सुधारता ही है। ऐसा तो है नहीं कि हम शिक्षित होकर बिगड़ गए, नहीं। शिक्षित होकर अगर हमने सच में शिक्षा ग्रहण की है तो हम हमेशा कभी भी किसी दूसरे का बुरा नहीं करेंगे, हमेशा उसकी भलाई सोचेंगे ही सोचेंगे। जाहिर सी बात है। शिक्षा त्रिध्रुव है या शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये किसने कहा? ये जॉन डीवी ने कहा। तो आपको कंपेयर करके क्वेश्चन बना सकता है कि शिक्षा के 2 ध्रुव हैं, ये किसने कहा? एडम्स ने। शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये किसने कहा? जॉन डीवी ने। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक थे उनके बारे में डिटेल स्टडी कर ली है। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि शिक्षा क्या है। वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, यहाँ हलंत रहेगा, और जब इसमें अप्रत्यय लगा देते हैं तो ये शिक्ष हो जाता है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अगर शिक्षा की बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसके लिए एजुकेशन शब्द यूज़ होता है। एजुकेशन शब्द एजुकेटम से बना है, जो लैटिन भाषा से संबंधित है, और एजुकेटम शब्द खुद 2 शब्दों से बना है, ई प्लस डीको से, जिसमें से ई का अर्थ होता है अंदर से, डीको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इस प्रकार एजुकेशन का जो पूरा अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अंदर से आगे बढ़ना या अंदर से प्रेरित होके आगे बढ़ना। अंदर से यहाँ पे कोई शब्द ही नहीं बनेगा, प्रेरित होके आगे बढ़ना। फिर इस यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो प्राकृतिक मनोविज्ञानी या प्रकृतिवादी विचारक कौन थे? रूसो, और उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था एमिल। फिर परिभाषाएं हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। फिर बात करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान इंग्लिश में साइकोलॉजी बोला जाता है। साइकोलॉजी 2 शब्दों साइकी तथा लॉगस से बना हुआ है, जिसमें साइकी का अर्थ आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो ये शुरुआत की बात है। दर्शन शास्त्रियों के अनुसार आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, ये दर्शन शास्त्रियों ने कहा था। फिर मनोविज्ञान में पहले आत्मा का अध्ययन किया गया, फिर उसको मन का विज्ञान माना जाने लगा, और अंततः आज के समय में हम लोग उसको व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहते हैं। फिर मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में इसका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का। फिर आगे जब हम बात करते हैं तो आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम वुंट को माना जाता है। दार्शनिक ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। 1861 में पहली प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की थी, और इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। परिभाषाएं यहाँ पर हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्द दिख भी रहे हैं, एक शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान से मिलकर बना है। और यह विज्ञान क्या करता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है, और जो इसका औपचारिक प्रारंभ है वो आधुनिक काल में 1889 से माना जाने लगा, जिसका और ये प्रयास किसने किया प्रथम बार इसको औपचारिक रूप से मान्यता देने की? वो स्टैनले हॉल थे। स्टैनले हॉल को शिक्षा मनोविज्ञान का अन्वेषक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। कहाँ के थे? कहाँ पढ़ाते थे? कोलंबिया में पढ़ाते थे, और इन्हें प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना गया है। 1913 में इनकी जो एक पुस्तक आई एजुकेशन साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान पे चिंतन प्रारंभ किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बालक ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है इसको। फिर जब भी हम किसी बालक को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले अधिगम परिस्थिति बनाते हैं, मतलब वातावरण वैसा बनाते हैं। फिर उसको अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना बहुत ही आवश्यक है। और शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता 20वीं शताब्दी में मिली। शिक्षा मनोविज्ञान कला और विज्ञान दोनों है, ना ही ये पूरी तरह से कला है और ना ही पूरी तरह से विज्ञान है। यहाँ पे परिभाषाएं हैं। फिर बाल मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक
बालक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है और बाल मनोविज्ञान के अनुसार ही प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चे में भिन्न योग्यता और क्षमता होती हैं। विकासात्मक विज्ञान में हम क्या करते हैं, व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसके व्यवहार अध्ययन करते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं: विकास का वर्णन करना, विकास को समझना और विकास का अनुकरण करना। फिर यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोबारा बताया गया कि शिक्षण ज्ञानार्जन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक है, द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा, शिक्षा को एडम्स ने कहा, और मनोविज्ञान की प्रकृति हमेशा वैज्ञानिक होती है। मनोविज्ञान में हमेशा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको निरीक्षण विधि कहेंगे। और मनोवैज्ञानिक चेतना का विज्ञान किसने कहा मनोविज्ञान को, वो जेम्स ने कहा। और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति कभी भी नहीं, हमेशा मानव व्यवहार का परिशोधन, मतलब व्यक्ति हमेशा अपने परिवार में, अपने व्यवहार में या अपने चाल कह सकते हैं इसको, कैरेक्टर में हमेशा सुधार करता है। और शिक्षा के 3 ध्रुव हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, या शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये कथन किसने दिया, जॉन डीवी ने। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में डिटेल स्टडी कर ली है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आप वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको लगता है कि कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें। और सबसे लास्ट में आपसे यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जानने वालों के पास शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और जो मेरा एक एम बनाया हुआ है, मेरा इस चैनल को बनाने का मेन एम यही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कमी है उनके पास पैसों की या कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो वो यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं पड़ना है आपको। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकूँ। तो बस चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें चैनल को। मेरे इस मुहिम में आप लोग इतना सा साथ हमारा दें कि ये एजुकेशन सब के लिए बनाने का प्रयास करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से मज़े से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए।